हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्विक फार्मा। तो फाइनली आज से हम अपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर की यूनिट 3 को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि हमारी है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट्स। ठीक है, तो आज की वीडियो मैं पहले ही बता रही हूँ कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होने वाली है। तो एक चीज़ आप लोगों को मैं बताऊँ तो आप लोगों ने HCl का नाम तो बहुत बार सुना होगा। HCl मतलब कि जो एसिड होता है। ठीक है, अब आप लोगों को पता है कि एसिड बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। अगर डेली लाइफ में देखें तो जो एसिड मतलब कि HCl या फिर एसिड हमारे लैब वगैरह में भी मतलब कि रखा होता है, और उससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है कि अगर किसी के भी मतलब क्लॉथ पे अगर एक दो ड्रॉप गिर जाए तो धुआं धुआं होने लगता है। एंड उसकी अगर स्किन पे भी गिर जाए तो स्किन भी जल सकती है। ये इतना ज़्यादा डेंजरस होता है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग पार्ट आप लोग को मैं बताऊँ कि जो HCl होता है, जो HCl एसिड है, ये हमारे स्टमक में भी पाया जाता है। अब आप लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि मतलब कि HCl अगर हमारे स्टमक में पाया जा रहा है तो हमारा स्टमक क्यों नहीं जल रहा है, या फिर हमारे स्टमक में कोई प्रॉब्लम क्यों नहीं क्रिएट हो रही है। तो उस सारी चीज़ों को आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। जो भी आपके लोग के डाउट्स हैं वो सारे आज की वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारा सब्जेक्ट चल रहा था फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर, जिसमें हम आज की यूनिट 3 के बारे में बात करेंगे, जो कि हमारी है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट्स। बाकी इसकी यूनिट 1 एंड यूनिट 2 कंप्लीट हो चुकी है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो वीडियो की लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगी प्लेलिस्ट की, वहाँ से आप लोग या फिर देख सकते हैं वीडियोज़ को। ठीक है, एंड आप लोग को टेलीग्राम चैनल की लिंक भी मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग सभी वीडियो लेक्चर्स के जितने भी नोट्स वगैरह हैं फ्रीली आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जो हम इसके सिलेबस में देखें, जो हमारी यूनिट 3 है, तो इसमें हमारे बेसिकली 4 सब टाइप्स आ जाते हैं। सबसे पहले हमारा आ जाता है एसिडिफायर्स, सेकंड है एंटासिड्स, एंड थर्ड है कैथरेटिक्स, एंड फोर्थ है एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स। ठीक है, तो बेसिकली आज की वीडियो में जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो हमारा हो जाएगा एसिडिफायर्स। तो इसी को आज हम कंप्लीट आज की वीडियो में स्टडी करेंगे एसिडिफायर्स के बारे में, और बाकी जो इसमें पेंडिंग टॉपिक्स हैं इनको हम अगले नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में कवर करेंगे। तो एसिडिफायर्स के साथ साथ में हम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट्स के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी जानेंगे, जो कि हमारे इन चारों टॉपिक्स में काम आएगा। तो इसीलिए मैं पहले ही रिकमेंड कर रही हूँ कि आज की वीडियो, जो पहली वीडियो है यूनिट 3 की, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो आप लोग इसको बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। तो चलिए बिना देर करे हम अपने टॉपिक के बारे में समझते हैं, जो कि हमारा है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट्स। तो चलिए ठीक है, अब लेकिन इसके पहले हमको, जब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट से पहले हमको यहाँ पे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के बारे में समझना पड़ेगा, जिससे कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें थोड़ी सी क्लियर हो जाएं। तो जो हमारी बॉडी होती है, ठीक है, तो उसमें हमारे इस तरीके का एक सिस्टम पाया जाता है, जिसको हम यहाँ पे बोल देते हैं GIT ट्रैक्ट। मतलब कि इसको हम GIT बोल देते हैं, जो कि हमारी क्या है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। तो अब यहाँ पे जितने लोग भी वीडियोस देख रहे हैं तो लगभग तो लोग मोस्टली बायोलॉजी पढ़े ही होंगे। तो अगर बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, अगर नहीं भी हैं, तो भी आप लोगों को इतना तो पता ही होगा कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में तो आप लोग ज़रूर सुने होंगे, फिर आप लोग ज़रूर जानते होंगे। तो जैसे कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो हमारे क्या करता है, जो खाना हम लोग कंज्यूम करते हैं या फिर जो भी फूड हम लोग खाते हैं उसको क्या करता है, हमारा पचाने का काम करता है, डाइजेस्ट करने का काम करता है। तो आप लोग सोचे होंगे कि खाना डाइजेस्ट कैसे होता है या फिर डाइजेशन ज़रूरी क्यों है। तो यहाँ से हम लोग समझते हैं। तो मान लीजिए ओरल कैविटी से हमने यहाँ पे क्या किया, हमने खाना खाया। ठीक है, अब उसको थोड़ा सा च्यू करके खाते हैं ना, जैसे रोटी वगैरह है तो उसको चबा के खाते हैं, तो वो हमारे कहाँ पे आता है, स्टमक में आता है। तो जैसे कि हम लोग आटा नहीं मारते उस टाइप का हो जाता है, जैसे कि जब हम लोग कुछ चबा के खा रहे हैं तो इस टाइप का यहाँ पे हमारे स्टमक में आ जाता है। ठीक है, फूड। तो अब जो भी हम लोग खाना खा रहे हैं, जैसे कि हमने रोटी खाई, तो रोटी में आप लोग को पता है कि हमारी कई सारी चीज़ें प्रेजेंट होती है, जैसे कि हमारा न्यूट्रिशन प्रेजेंट होता है ना, उसमें उससे हमको एनर्जी मिलती है, ग्लूकोज प्रेजेंट होता है। ये सारी चीज़ें हमारी पाई जाती हैं किसमें, फूड में, जो भी हम कंज्यूम कर रहे हैं। जैसे कि रोटी वगैरह, उसमें काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिशियस होती है हमारी बॉडी के लिए। तो ये सारी चीज़ें हम खाते हैं। ठीक है, अब जब वो स्टमक में आती है, जब रोटी खाए तो वो स्टमक में आई, तो स्टमक में जब जैसे ही आती है तो ये इसका जो मतलब फूड होता है उसका हो जाता है यहाँ पे क्या, ब्रेक डाउन। क्या होता है वो, ब्रेक डाउन। मतलब कि ब्रेक डाउन मतलब कोई चीज़ टूट रही हो। तो जैसे ही जब ये पूरा मटेरियल जो है, जो हमने खाया है, जो स्टमक में आया है, तो जब ये ब्रेक डाउन होने लगता है तो उसमें जितनी सारी चीज़ें प्रेजेंट होती है, जैसे कि न्यूट्रिएंट्स है, एनर्जी है, प्रोटीन है, ग्लूकोज वगैरह है, वो सारी चीज़ें टूट टूट के निकलने लगती हैं, मतलब ब्रेक डाउन होके निकलने लगती हैं।
फिर उसके बाद जो भी मटेरियल यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ है वो सारा हमारा स्टमक से आ जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, यानी कि जो हमारा जितना भी खाना पीना है, जितने भी ये सारी चीज़ें हैं, न्यूट्रिशन, ग्लूकोज वगैरह, ये सारी चीज़ें स्मॉल इंटेस्टाइन में आके हमारी एब्जॉर्ब होने लगती हैं, यानी कि ये हमारे ब्लड में जाके हमारे ब्लड में क्या होती हैं, एब्जॉर्ब हो जाती हैं, जितनी भी हमारी सारी ताकत की चीज़ें होती हैं। और जो बचा हुआ मतलब कि एक्स्ट्रा मटेरियल होता है वो हमारे आ जाता है यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन में। ये जो लार्ज इंटेस्टाइन आप लोगों को दिख रही होगी ये होती है लार्ज इंटेस्टाइन और ये होती है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन। अब इस लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है कि लार्ज इंटेस्टाइन में जो खाना होता है उसके अंदर से हमें पानी का एब्जॉर्प्शन होता है, मीन्स जो भी पानी होता है वो ब्लड के द्वारा या फिर मतलब कि इसके द्वारा ये क्या होता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। और जो बचा हुआ मतलब कि जो बेकार होता है, मतलब कि जो एक्स्ट्रा मटेरियल होता है वो यहाँ पे स्टूल के रूप में एनएस के थ्रू बाहर निकल जाता है, एक्सक्रीट आउट हमारी बॉडी से हो जाता है। बाकी जो खाने में जितने भी न्यूट्रिशन वगैरह, एनर्जी, ग्लूकोज, ये सारी चीज़ें हैं, खाने से हमको क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हमारे ब्लड में पहुँच जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है, जिससे कि हमको हमारी पूरी बॉडी को ताकत मिलती है। और जो बचा हुआ मटेरियल होता है वो एनएस के थ्रू यहाँ से एक्स्ट्रा मटेरियल निकल जाता है, जैसे कि आप लोग सुबह फ्रेश होते हैं तो इसीलिए, ठीक है। तो इस तरीके से आई होप आप लोग को थोड़ा बहुत यहाँ पे डाइजेशन वगैरह, डाइजेस्टिव सिस्टम का मटेरियल मतलब समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आप लोग खाना खाते हैं वो हमारी बॉडी में जाता है, किस तरीके से जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो हमारे ब्लड में जाके हमारी पूरी बॉडी में जाती हैं, ठीक है। उसके बाद जो बचा हुआ वेस्ट मटेरियल होता है वो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। तो अब आप लोगों को मेन फंडा समझना है कि यहाँ पे हमारा क्या हो रहा था, डाइजेशन की बात चल रही थी, ठीक है। ये सारी चीज़ें तो हम लोगों ने मतलब जान ही ली, लेकिन यहाँ पे मेन क्या है, डाइजेशन। तो जैसे कि हम लोगों ने खाना खाया, फूड हमारे स्टमक में आया, तो यहाँ पे अब हमारा खाना डाइजेस्ट कैसे होता है हमारा, ठीक है। तो वो चीज़ जैसे स्टमक में आता है तो हमारे स्टमक में क्या प्रेजेंट होता है, एचसीएल एसिड प्रेजेंट होता है, जो हमारा क्या करता है, डाइजेशन का काम करता है। जो भी हम लोग खाना पीना खा रहे हैं उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो ये वही एचसीएल है, जो एसिड है ये, जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, लेकिन ये हमारी बॉडी में, स्टमक में काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। क्योंकि जो भी हम खाना वाना खा रहे हैं तो उसको ब्रेक डाउन भी तो करना है, इसीलिए तभी तो हम लोग को मतलब कि खाना खा रहे हैं, फिर वेस्ट मटेरियल निकल रहा है और बाकी की चीज़ें, हमारी जो न्यूट्रिशन चीज़ें हैं वो हमारी बॉडी तक पहुँच रही हैं। तो मेन फंडा इसमें क्या होता है ना कि डाइजेशन हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर खाने का डाइजेशन सही से ना हो तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है। तो इसीलिए एचसीएल जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है, हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है और हमारे फूड को ब्रेक डाउन करने में भी हेल्प करता है। तो आप लोग के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि यहाँ पे हमारे स्टमक में जब एचसीएल है तो ये हमारे पेट को जला क्यों नहीं रही है। तो यहाँ पे हमारी जो स्टमक है इसके मतलब कि यहाँ पे एक लेयर प्रेजेंट होती है, इस टाइप की लेयर होती है जो कि हमारी इस पूरे को क्या करती है, कवर करके रखती है। जैसे म्यूकस मेम्ब्रेन वगैरह आप लोग बोल सकते हैं, जो कि जिसकी वजह से हमारा जो स्टमक होता है वो बचा रहता है एचसीएल के एसिड से, मतलब जलता नहीं है। तो कई बार आप लोगों ने सोचा हो, मतलब कई बार आप लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा कि काफ़ी ज़्यादा पेट में जलन होने लगी होगी, या फिर माउथ में जैसे कि अल्सर टाइप का जैसे बहुत लोगों को नहीं हो जाता है, इस मतलब कि काफ़ी ज़्यादा जलन होती है पेट वगैरह में और काफ़ी ज़्यादा अजीब सा फील होता है ना। तो वो किस वजह से होता है, क्योंकि जो एचसीएल की जो मात्रा होती है वो हमारी स्टमक में बढ़ जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से ये इस वाली मेम्ब्रेन को भी क्या करता है, डैमेज कर देता है। उस केस में काफ़ी ज़्यादा सीवियर डैमेज होने के भी चांसेस होते हैं। तो आप लोगों ने सोचा है कि हमारे मुंह में कभी-कभी जैसे छाले वगैरह हो जाते हैं ना, जैसे गले वगले में बहुत ज़्यादा छाले हो जाते हैं, तो उस टाइप से प्रॉब्लम होने लगती है। तो इसलिए होता है कि मान लीजिए ऐसे बहुत ज़्यादा फूड कंज्यूम कर लिया, ठीक है। अब जो एचसीएल होता है, जैसे कि पेट में काफ़ी ज़्यादा जलन हो रही है, जो एचसीएल होता है वो धीरे-धीरे क्या होता है ना, ऊपर जाने लगता है, ठीक है। स्टमक से ऊपर जाने लगता है, जिसकी वजह से हमारे गले एंड माउथ वगैरह में छाले हो जाते हैं। तो हमारे पेट में ऐसे कि जलन वगैरह होने लगती है, या फिर एसिडिटी कॉज हो जाती है, या फिर अल्सर वगैरह हो जाता है, ठीक है। तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, हमारे जो स्टमक में प्रेजेंट है एचसीएल एसिड, वो रिस्पॉन्सिबल होता है। और हमारे खाने को पचाने के लिए भी हमारा एचसीएल ही रिस्पॉन्सिबल होता है। तो कोई चीज़ भी हो, अगर वो मात्रा में प्रेजेंट है, अगर ना तो वो कम है ना ज़्यादा है, तो तब तो ठीक है, लेकिन अगर एचसीएल हाई अमाउंट में हो जाएगा तो वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है। बाकी एचसीएल हमारे स्टमक में काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी काम भी करता है, जो कि हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है। अब एचसीएल के साथ साथ हमारे कुछ और भी सोल्यूशन प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पे लीवर में जो गॉलब्लैडर होता है, इसके थ्रू हमारे एक और हार्मोन आता है जिसको हम कहते हैं यहाँ पे बाइल एसिड बोलते हैं। और जो बाइल एसिड होता है ये भी हमारे क्या करता है, जो फूड होता है उसको डाइजेशन में हेल्प करता है, मतलब खाने को पचाता है। बाकी इसमें हमारा एक सलाइवा भी होता है, जैसे कि हम खाना वगैरह खाते हैं ना, तो जो लार होती है, ठीक है, वो भी हमारे उस खाने के साथ हमारे स्टमक में आती है, तो वो भी हमारे क्या करती है, खाने को पचाने का काम करती है। तो इस तरीके से हमारी बॉडी में ये जितने भी सिस्टम्स है सारे चलते रहते हैं।
तो अब यहाँ पे जो हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल है, ठीक है, यहाँ पे मतलब कि जो हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट है, अब एजेंट का मतलब जैसे कि हमारी कोई भी जैसे कि दवा वगैरह फिर ड्रग होगी या फिर हमारा कोई सब्सटेंस होगा। और जो हमारा यहाँ पे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल वर्ड है, ये हमारा पूरा यहाँ पे क्या हो जाता है, जैसे कि हमारा ये पूरा जीआईटी ट्रैक्ट। तो अब इस पूरे जीआईटी ट्रैक्ट में या तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में अगर कोई भी हमको प्रॉब्लम होती है, जैसे कि जलन वगैरह हो रही है, फिर एसिडिटी एसएल बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, या फिर हमारे मुंह में छाले वगैरह हो रहे हैं, फिर पेट में जलन हो रही, कोई भी प्रॉब्लम हमारे इस पूरी जीआईटी ट्रैक्ट में होती है, तो उसके लिए हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट्स वर्क करते हैं एज अ मेडिसिन और अ ड्रग। मतलब कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट्स ही हमारी वो ड्रग्स होते हैं या फिर मेडिसिन होते हैं जिसको हम अपने जीआईटी ट्रैक्ट में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसमें हम यूज़ करते हैं। तो इसी को यहाँ पे हम बोल देते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट्स और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ड्रग्स। तो आई होप आप लोगों को इसका ये पूरा फंडा क्लियर हो गया होगा। तो आप लोगों को तो इतना समझ में आ गया होगा कि हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है या फिर कोई भी मतलब कि कोई डिसऑर्डर या फिर डिजीज़ होती है इस पूरे सिस्टम में, तो हमारी जो यहाँ पे कौन सी ड्रग्स यूज़ की जाती हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट्स जो या फिर जो हमारी ड्रग्स होती है वो हमारी यूज़ की जाती हैं। तो अब यहाँ पे हम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट्स को डिफाइन करते हैं। तो दीज आर दोज एजेंट्स और ड्रग्स विच आर यूज्ड टू ट्रीट गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर और डिजीज। यानी कि ये हमारे वो एजेंट्स होते हैं या फिर वो ड्रग्स होते हैं जो कि अगर हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में अगर कोई भी डिसऑर्डर फिर डिजीज होता है उसको ट्रीट करने में हेल्प करते हैं। अब ये हमारे इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं और ऑर्गेनिक ड्रग्स भी हो सकते हैं। तो हम पढ़ रहे थे सब्जेक्ट इनऑर्गेनिक, तो इसमें हम इनऑर्गेनिक ड्रग्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो एग्जाम्पल में इसमें हमारे आ जाते हैं एसिडिफायर्स, इसमें जैसे कि एग्जाम्पल आ जाता है डाइल्यूट एचसीएल एंड एंटासिड्स। तो एंटासिड्स में जैसे कि सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। तो ये एसिडिफायर्स को हम थोड़ा आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब इस गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के बारे में आप लोगों को मैंने पूरा बता दिया। अब इसमें हमारे कुछ ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि हमारी जो ऊपर वाली सबसे ऊपर होते हैं हमारी ओरल कैविटी जिससे कि हम खाना खाते हैं, और ये हमारी ये जो पाइप दिख रही है आप लोग को ये होती है ईसोफेगस, जो कि हमारी क्या होती है, फूड पाइप होती है, जिसके थ्रू हमारा जो खाना होता है वो हमारे स्टमक में आता है। फिर ये जो एरिया पूरा दिख रहा है ये हमारा स्टमक होता है, जिसके अंदर हमारा क्या प्रेजेंट होता है, एचसीएल एसिड प्रेजेंट होता है। फिर यहाँ पे हमारा आ जाता है यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसमें कि हमारे ब्रेकडाउन होने के बाद जो खाना न्यूट्रिशन वगैरह है वो सारी चीज़ें एब्जॉर्ब होती हैं ब्लड में, ठीक है। उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल होता है वो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, जो पानी वगैरह होता है वो हमारे ब्लड में चला जाता है, और बाकी वेस्ट मटेरियल हमारे एनएस के थ्रू निकल जाता है, मतलब कि एलिमिनेट हो जाता है हमारी बॉडी से। ये हमारा हो जाता है पैनक्रियास, और ये हमारा हो जाता है लीवर, जो कि हमारे मतलब कि एंजाइम्स होते हैं इसमें कुछ, जो कि हमारे इस पूरे फूड को क्या करता है, पचाने का काम करता है। और ये हमारा आ जाता है गॉल ब्लैडर, जिससे हमारा बाइल एसिड होता है, जो वो भी हमारा क्या करता है, खाने को पचाने का काम करता है। तो ये पूरा फंडा आप लोग को समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे जो जीआईटी ट्रैक्ट का जो मेन फंक्शन होता है यही होता है कि ये हमारा क्या करता है, डाइजेस्ट करता है, जो भी फूड हम खा रहे हैं उसको डाइजेस्ट करता है, और जो न्यूट्रिशन होते हैं फूड से जो हमको मिल रहे हैं उस चीज़ को एब्जॉर्ब करता है, और बाकी के ये क्या करता है, एंड टू एक्सक्रीट वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन, यानी कि जो भी वेस्ट मटेरियल होता है जो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है वो सारी चीज़ें हमारी बॉडी से क्या होती है, एक्सक्रीट हो जाती है, ठीक है। यानी कि सबसे पहले इसने क्या किया, फूड को डाइजेस्ट किया, न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब किया ब्लड में, ठीक है, और बाकी जो वेस्ट मटेरियल है वो हमारी बॉडी से निकाल दिया। अब यहाँ पे हमने यहाँ पे एचसीएल की बात कर ली, जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। इसने क्या किया, यहाँ में डाइजेशन का काम किया, जो कि हमारे खाने को पचाने का काम करता है। इसका मेजर रोल यही होता है। तो अब आप लोग को ये समझना है कि यहाँ पे जो एचसीएल है, यानी कि जो स्टमक में जो एचसीएल एसिड बन रहा है, जब वो हमारी बॉडी में एक्सेस अमाउंट में बनने लगता है, मतलब कि बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाता है, तब हमारी बॉडी में क्या होने लगती है, स्टमक में क्या प्रॉब्लम आ जाती है, हाइपर एसिडिटी या फिर अल्सर वाली प्रॉब्लम होने लगती है। अब हाइपर एसिडिटी का मतलब क्या है कि हाइपर मतलब होता है ज़्यादा और एसिडिटी मतलब एसिड का बनना। तो यहाँ पे जब एसिड ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाता है तो हाइपर एसिडिटी कॉज होती है, ठीक है। अब जो हमारे स्टमक में हाइपर एसिडिटी हो जाता है, मतलब ज़्यादा एसिड बढ़ने लगता है, तो जैसे कि हमारे पेट में जलन होना, हमारे माउथ वगैरह में छाले पड़ना, एंड मतलब कि अल्सर जैसी प्रॉब्लम्स हमारी बॉडी में होने लगती हैं। ऐसी डिजीज़ हमको देखने को मिलती है। तो ऐसी दवाइयाँ जो हमें इस हाइपर एसिडिटी से हमको ठीक करेंगी, उस दवाइयों का नाम होता है, या फिर उसको हम बोल देते हैं एंटासिड्स बोल देते हैं, ठीक है। अब जैसे कि ये तो हम जान गए कि हाइपर एसिडिटी में हमको कौन सी दवा लेनी है, और हाइपर एसिडिटी हमारे बॉडी में होने की वजह से हमारी क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे डिफिशियंसी ऑफ एचसीएल, मतलब कि जब हमारे बॉडी में या फिर स्टमक में जब एचसीएल की कमी हो जाती है तब हमारा क्या कॉज करता है, एक्लोरहाइड्रिया कॉज करता है, या फिर हाइपोक्लोरहाइड्रिया कॉज करता है।
अब हाइपो मतलब होता है कम और क्लोरहाइड्रिया का मतलब होता है हमारी बॉडी में HCl की मात्रा कम हो जाना, मतलब कि डिक्रीज हो जाना। उसके अलावा इसको हम क्लोरहाइड्रिया भी बोल देते हैं। ए मतलब एब्सेंट और यहाँ पे क्लोरहाइड्रिया मतलब हमारे बॉडी में HCl की कमी हो जाना। तो अब दिक्कत कहाँ पे आती है, जैसे कि हमारी बॉडी में जब HCl की कमी हो जाती है हमारी मतलब कि स्टमक में, पेट में, तो यहाँ पे ये हो जाता है कि ना कि जो हमारा डाइजेशन अच्छे से होना चाहिए वो हमारा अच्छे से नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से हमें डाइजेशन की वजह से ही तो हमारी बॉडी में ये मतलब सारी चीज़ें, जब हमारा फूड आ रहा था हमारे स्टमक में उसके बाद ब्रेक डाउन हो रहा था HCl की वजह से और हमारे ब्लड में पहुँच रहे थे जो न्यूट्रिशन वगैरह थे, सब कुछ एब्जॉर्ब हो रहे थे हमारे ब्लड में जाके, ATP वगैरह, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें जब डाइजेशन मतलब धीरे धीरे कम हो जाएगा तो वो सारी चीज़ें हमारी बॉडी में नहीं पहुंच पाएंगी, जो न्यूट्रिशियस चीज़ें हैं या फिर न्यूट्रिशन वगैरह ये सारी चीज़ें हमारी ब्लड तक नहीं पहुंचेंगी, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है। तो इस डिजीज़ को ठीक करने के लिए या फिर मतलब डिफिशियंसी ऑफ HCl की कमी को पूरी करने के लिए हमारे स्टमक में यहाँ पे कुछ आ जाते हैं हमारे एसिडिफायर्स, ठीक है। तो एसिडिफायर्स हमारे ऐसी ड्रग्स होती है जो कि हमारे HCl की मात्रा को बढ़ा देते हैं, ठीक है। और एंटासिड्स हमारे ऐसे ड्रग्स होती है जो कि हमारे बढ़े हुए HCl को घटा देते हैं, नॉर्मल स्टेज में कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें आई होप आप लोग को समझ में आ गई हो कि हमारी बॉडी में जब HCl ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाती है तो कौन सी डिजीज़ होती है और हमको कौन सी दवाई लेनी है, ठीक है। और जब कम हो जाता है HCl तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है और कौन सी हमको उसके लिए ड्रग लेनी होती है, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये दोनों फंडे एकदम क्लियर हो गए होंगे। बाकी इसमें मैंने आप लोग को पहले क्या बताया था कि जैसे कि हमने ओरल कैविटी से खाना खाया, हमारे स्टमक में आया, स्टमक में जाने के बाद ये हमारा कहाँ आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में आने के बाद यहाँ पे जितने भी न्यूट्रिशन वगैरह होती है वो सारी चीज़ें हमारे फूड से जो हमको मिलता है ब्रेकडाउन से, वो सारी चीज़ें हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाती हैं। उसके बाद जो बचा हुआ मटेरियल होता है वो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जाने के बाद जो वाटर होता है वो हमारे फूड से जो हमको वाटर मिलता है वो हमारे ब्लड में जाके एब्जॉर्ब हो जाता है। बाकी के जो वेस्ट मटेरियल होता है वो एनएस के थ्रू हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। तो आप लोगों को समझना है कि प्रॉब्लम कहाँ पे आती है। अब मान लीजिए जैसे कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फूड आया है हमारे ब्रेकडाउन होने के बाद, जब यहाँ पे हमारा जो फूड है अगर इसकी फूड की मूवमेंट हमारी जो होती है अगर वो स्लो हो जाती है, ठीक है, तो जैसे स्लो हो जाएगी तो ये जो फूड है ये हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, ठीक है। अब जैसे लार्ज इंटेस्टाइन में धीरे धीरे जाएगा उसके बाद क्या होता है ना कि हमारे फूड से जो मतलब जो हमारे खाने में जो वाटर प्रेजेंट है, पानी प्रेजेंट है, वो तो हमारा ब्लड एब्जॉर्ब कर लेगा सारा का सारा। बाकी जो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा मटेरियल है, वेस्ट मटेरियल है, वो एकदम ड्राई हो जाएगा, ठीक है। अब ड्राई होने की वजह से वो हमारी बॉडी से निकल नहीं पाता है, मतलब कि लार्ज इंटेस्टाइन से निकल नहीं पाता है जल्दी। अब जैसे सुबह सुबह काफ़ी लोग होंगे फ्रेश होने के लिए जाते हैं तो उनको काफ़ी प्रॉब्लम होती होगी। तो यही इसका कारण होता है कि फूड की मूवमेंट जो होती है वो बहुत ज़्यादा स्लो होने के कारण हमारी बॉडी से जो वेस्ट मटेरियल है वो जल्दी नहीं निकल पाता है, ठीक है, एक्सक्रीट आउट नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से हमको कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए हमारे कुछ दिए जाते हैं कैथार्टिक्स या फिर लैक्सेटिव, जो कि हमारे इस कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं या फिर ट्रीट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है लो मूवमेंट ऑफ फूड, लो मूवमेंट, यहाँ पे जैसे कॉन्स्टिपेशन कॉज हो रहा है तो इसको किससे ट्रीट किया जा सकता है, कैथार्टिक वगैरह से, ठीक है। और बहुत केसेस में होता है कि बहुत ज़्यादा मतलब फूड का मूवमेंट बहुत जल्दी जल्दी हमारे स्टमक से होने लगता है, जिसकी वजह से उसको मतलब कि जैसे लूज मोशंस लग जाते हैं ना, तो ये वाली चीज़ें होती हैं कि जैसे कि फूड का मूवमेंट काफ़ी जल्दी होने लगता है हमारी बॉडी से, तो जैसे कि डायरिया जैसी प्रॉब्लम्स होने लगती हैं तो उसमें एंटी डायरियल वाली जितनी भी जो ड्रग्स होती है वो दी जाती हैं इसको ट्रीट करने के लिए। तो ये वाली जो ड्रग है वो हमको आगे मिलेंगी पढ़ने के लिए, बाकी यहाँ पे सिर्फ कैथार्टिक्स के बारे में आप लोग जानिए, ठीक है, जो कि हमारे मतलब कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने में हेल्प करते हैं। और बाकी यहाँ पे लास्ट में देखें, मान लीजिए जैसे कि हमारे इस पूरे जीआईटी ट्रैक्ट में कहीं भी हमारे मतलब कि माइक्रोबियल एजेंट्स आ जाते हैं, फिर माइक्रोब्स आ जाते हैं, कोई भी बैक्टीरिया वगैरह, तो उसको ट्रीट करने के लिए हमारे कुछ मतलब उसको प्रिवेंट करने के लिए हमारे कुछ एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स होते हैं, मतलब एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स होती हैं जो कि हमारे इसमें हेल्प करती हैं, मतलब कि प्रिवेंट करती हैं उन माइक्रोब्स को। तो ऐसे ही हमारे सिलेबस में आप लोग देख सकते हैं कि 4 होते हैं, ठीक है। एसिडिफायर्स जो कि हमारे क्या कर रहे हैं, जब हमारी बॉडी में HCl की कमी हो रही है उसकी कमी को पूरा कर रहे हैं। एंटासिड जो हमारी HCl में हमारे स्टमक में HCl ज़्यादा बढ़ रहा है तो उसको क्या कर रहे हैं, नॉर्मल स्टेज पे ला रहे हैं। कैथार्टिक्स क्या कर रहे हैं, बेसिकली जो हमारी बॉडी में जैसे कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम आ रही है उसको ठीक करने में हेल्प कर रहे हैं। एंटी माइक्रोबियल जैसे कि हमारी जीआईटी ट्रैक्ट में कोई भी प्रॉब्लम होती है या फिर कोई बैक्टीरिया चला जाता है तो उसको रोकने का काम कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोग को समझ में आ गई होंगी आई होप, ठीक है।
तो अब हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं अपने पहले टॉपिक के बारे में, जो कि हमारा है यहाँ पे एसिडिफायर्स। तो एसिडिफायर्स का आप लोग को बेसिक इंट्रो तो पता चल ही गया है कि हमारी जो मतलब कि जब हमारे स्टमक में, जब हमारी बॉडी में HCl की डिफिशियंसी हो जाती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, तो उसकी कमी को पूरा कौन करता है? हमारे एसिडिफायर्स करते हैं। तो जब हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको टेक्निकल टर्म में समझे, तो दीज आर दोज ड्रग्स और एजेंट्स दैट आर यूज टू इंक्रीज द मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अब यहाँ पे मेटाबॉलिक एसिडोसिस का मतलब क्या होता है, चलिए ये जानते हैं। तो यहाँ पे मेटाबॉलिक एसिडोसिस का मतलब ये होता है कि यहाँ पे जो हमारे स्टमक में, मतलब कि यहाँ पे जो HCl है, ये बेसिकली क्या कर रहा है, मेटो फूड आ रहा है उसको मेटाबोलाइज कर रहा है, यानी कि उसको ब्रेक डाउन कर रहा है, हमारी बॉडी से निकालने का काम कर रहा है, ठीक है। तो इसको क्या, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यही चीज़ कर रहा है कि मतलब कि हमारे पूरे इस जो फूड आ रहा है उसको मेटाबोलाइज करने का काम करता है, इसीलिए इसको हम क्या कह देते हैं यहाँ पे, मेटाबॉलिक एसिडोसिस कह देते हैं। तो जैसे कि हमारी बॉडी में जब मेटाबॉलिक एसिडोसिस मतलब कि मेटाबॉलिज्म की जब कमी हो जाती है, यानी कि सिंपल भाषा में समझे, जब एसिडिटी की यहाँ पे हमारी कमी हो जाती है हमारे मतलब स्टमक में, तो डाइजेशन स्लो हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी वजह से ये हमारा बेसिकली एसिडिफायर्स क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमारी स्टमक में इस एसिडिटी को इंक्रीज करने का काम करते हैं, या फिर मेटाबॉलिक एसिडोसिस को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं हमारे स्टमक में। और सेकेंडली हमारा क्या करता है, हमारे पेट में जो गैस्ट्रिक एसिड होता है जेटी ट्रैक में, उसको क्या करता है, बढ़ाने का काम करता है। ऐसी भाषा में आप लोग बिल्कुल ये समझिए कि जो एसिडिफायर्स है ये हमारे HCl को बढ़ा रहा है हमारे स्टमक में, जिसकी कमी हो रही थी उसको क्या कर रहा है, उसको बढ़ा रहा है। अब सेकेंडली ये हमारा क्या काम करता है, इसका मेन काम ये होता है कि ये हमारे स्टमक के pH को क्या करता है, डाउन कर देता है, यानी कि जो हमारे स्टमक का जो pH है, जो भी pH होता है, तो उसको क्या करता है, डिक्रीज कर देगा, ठीक है, उसको कम कर देगा। तो आप लोग को ये चीज़ पता होगा कि जितना ज़्यादा हमारा कोई भी सब्सटेंस एसिडिक होता है, ठीक है, उसका pH उतना ही क्या होता है, कम हो जाता है। तो ये एसिडिफायर्स बेसिकली जब ये pH के मतलब कि नंबर को जब कम कर देंगे, ठीक है, तो ये हमारा जो मतलब कि स्टमक का जो pH अगर कम हो जाएगा, तो ये हमारा जो HCl है ये हमारा बढ़ जाएगा, मतलब कि एसिड हमारे स्टमक में बढ़ जाएगा। या ये हमारे क्या करेगा, जो pH के मतलब कि जो एसिड का जो लेवल है हमारे स्टमक में उसको बढ़ा देगा, मतलब कि एसिड को प्रोड्यूस कर देगा, या फिर सिक्रेशन को क्या कर देगा, बढ़ा देगा, मतलब कि एसिड के सिक्रेशन को मतलब कि बढ़ा देगा या फिर उसको प्रोड्यूस कर देगा। तो यही इसके मेनली दो काम होते हैं। तो आई होप इसके दो काम तो आप लोग को समझ में आ गए होंगे एकदम क्लियर फंडे में, ठीक है। अब ये हम इसको एक नाम से और जानते हैं, इसका एक और नाम होता है जो कि होता है एसिडिफाइंग एजेंट्स के नाम से भी हम एसिडिफायर्स को जानते हैं। इसके अलावा ये हमारे एक्लोरहाइड्रिया या फिर हाइपोक्लोराइड्रिया में ये हमारे हेल्प करते हैं, जो कि हमारे ट्रीट करते हैं। जैसे हमारे बॉडी में HCl की कमी हो जाती है तो कौन सी डिजीज हो जाती है, एक्लोराइडिया या फिर हाइपोक्लोराइडिया, मतलब कि डाइजेशन जब हमारी बॉडी में कम हो जाता है, ठीक है, तो उसको ट्रीट करने में ये हमारे एसिडिफायर्स हेल्प करते हैं। और एक्लोरहाइडिया या फिर हाइपोक्लोराइडिया का सिंपल सा मतलब है डिफिशियंसी ऑफ HCl। तो ये हमारे HCl को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, एसिडिफायर्स। अब इसके हमारे दो एग्जाम्पल आ जाते हैं, एक हमारा आ जाता है अमोनियम क्लोराइड, दूसरा आ जाता है यहाँ पे डाइल्यूट HCl। अब आप लोग सिलेबस में भी देखेंगे कि ये वाला जो हमारा एग्जाम्पल में अमोनियम क्लोराइड दिया गया है इसमें स्टार लगा हुआ है, इट मीन्स ये हमारा ज़रूरी भी है और इसके बारे में आप लोग को बहुत डीपली पढ़ना है, हर चीज़ पढ़ना है। मतलब कि जैसे कि इसके मतलब कि इसका मॉलिकुलर फॉर्मूला, मॉलिकुलर वेट, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज़, केमिकल रिएक्शन, ये सारी चीज़ें आप लोग को इसके बारे में पढ़नी होगी, एस्से वगैरह एंड यूजेस वगैरह सारी चीज़ें। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है तो ऐसे आ जाता है कि राइट अ नोट ऑन एसिडिफायर्स, मतलब कि आप लोग को एसिडिफायर्स का इंट्रोडक्शन पूरा देना होगा, उसका काम क्या है ये देना होगा। उसके एग्जाम्पल में ये पूछ लिया जाएगा राइट अ नोट ऑन ऑल्सो अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। तो अमोनियम क्लोराइड के बारे में आप लोग को पूरी सारी चीज़ें लिखनी होंगी, मतलब कि इसके जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, वेट, प्रॉपर्टीज़, केमिकल रिएक्शंस, इसका एस्से वगैरह, इसके यूजेस वगैरह, हर चीज़ आप लोग को देनी होगी। तो ये क्या पता हमारा 10 मार्क्स में पूछा जा सकता है, ठीक है, क्योंकि इस पर स्टार लगा हुआ है तो ये मस्ट इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो प्लीज़ आप लोग इसको स्किप मत करिएगा। और आप लोग को एक चीज़ बता दूं कि यहाँ पे जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है हमारी, इसमें आप लोग के लिए ये कहानी मैटर नहीं करेगी कि आप लोग पैराग्राफ में कहानी लिख के आ रहे हो, ठीक है। इसमें आप लोग को ये चीज़ें मैटर करेंगी कि आपने किस वे में लिखा है। मतलब जैसे कि आप लोगों ने हेडिंग डाल दी, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड की, इसके बारे में मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सारी चीज़ें लिख दी, मेथड ऑफ प्रिपरेशन हेडिंग डाल दी, उसके बारे में सारी चीज़ें लिख दी, प्रॉपर्टीज़ लिख दी, यूजेस लिख दिया। मतलब आप लोग को एक मैनर में लिखना होगा, एक सीक्वेंस में लिखना होगा, तभी आप लोग को अच्छे खासे मार्क्स मिल सकते हैं।
और सिंपल सा आप लोग देख सकते हैं कि 1 डेढ़ पेज में आप लोग को पूरा कंप्लीट दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं ना कि आप लोग को जैसे ज़्यादा भरने की ज़रूरत नहीं है, 6-7 पन्ने अगर 10 मार्क्स में आ रहा है, अगर आप 2-3 पेजेस भी भर के आ रहे हो तभी आप लोग को 10 मार्क्स मिल सकते हैं, क्योंकि आप लोग उसमें सफिशिएंट कंटेंट लिख के आ रहे हो जो कि एग्जैक्ट है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे चलिए बात कर लेते हैं एसिडिफायर्स के क्लासिफिकेशन के बारे में। तो ये हमारे मेनली 3 तरीके होते हैं। एक होता है हमारा गैस्ट्रिक एसिडिफायर्स, सेकंड होता है यूरिनरी एसिडिफायर्स एंड थर्ड होता है हमारा सिस्टमिक एसिडिफायर्स। तो जो गैस्ट्रिक एसिडिफायर है ये हमारे मतलब किस चीज़ में पेशेंट को ट्रीट करते हैं, जैसे कोई भी पेशेंट अगर सफ़र कर रहा है एक्लोराइड्रिया या फिर हाइपोक्लोराइड्रिया से, तो उसको इसमें मतलब इसको ट्रीट करने में ये मेनली हेल्प करते हैं, यानी कि ये एसिडिटी को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि एक्लोराइड्रिया हाइपोक्लोराइड्रिया कब होती है, जब एसएल के डिक्रीज हो जाता है हमारे स्टमक में। तो ये हमारे बेसिकली गैस्ट्रिक एसिडिफायर्स क्या करते हैं, उसको बढ़ा देते हैं। सेकेंड हमारा आ जाता है यूरिनरी एसिडिफायर्स। तो ये बेसिकली क्या करते हैं कि जो यूरिन का जो पीएच होता है उसको कंट्रोल करने में हेल्प करता है, यानी कि जो भी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है उसको क्या करता है, ट्रीट करता है। और सिस्टमिक एसिडिफायर्स वो होते हैं जो कि हमारे पूरे बॉडी के पीएच को कंट्रोल करने का काम करता है। और अगर हमारी बॉडी में अगर बॉडी फ्लूइड्स में कोई भी मतलब बहुत ज़्यादा अल्कलाइन नेचर में हो जाता है, फिर बेसिक नेचर में हो जाता है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने में सिस्टमिक एसिडिफायर्स हेल्प करते हैं। तो आई होप आप लोग को इसके क्लासिफिकेशन के बारे में समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब चलिए इसके एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला हमारे यहाँ पे आ जाता है अमोनियम क्लोराइड। चलिए इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को देख लेते हैं। तो NH4Cl होता है, NH4 अमोनियम के लिए और Cl क्लोराइड के लिए। इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो होता है 53.50 ग्राम पर मोल। ये दोनों चीज़ आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन की तरफ बढ़ें तो ये इसमें आप लोग को 2 चीज़ मेनली याद रखनी है। पहला हमारा है अमोनियम गैस, दूसरा हमारा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो अब आप लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि इसमें हम HCl का क्यों यूज़ कर रहे हैं, मतलब HCl क्यों ऐड कर रहे हैं। तो जैसे जाहिर सी बात है, अगर हम HCl को ऐड नहीं करेंगे तो हमारी बॉडी में जो स्टमक में जो HCl की कमी हुई है वो हमारा कैसे, मतलब कि वो हमारे HCl को कैसे बढ़ाएगा हमारे स्टमक में। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, रिएक्शन में देखें तो जो हम अमोनिया गैस को जो हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ यहाँ पे हम रिएक्ट कराते हैं, उसके बाद इसको हम ड्राई कर देते हैं बाय इवेपोरेशन, तो हमारा यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड बन के तैयार हो जाता है NH4Cl। यही हमारी दवाई जो ये हमारी ड्रग होगी, यही हमारे स्टमक में एसिडिटी को इंक्रीज करने में हेल्प करेगी, मतलब कि हाइपोक्लोराइड्रिया को ये हमारे ट्रीट करने में हेल्प करेगी। तो बस ये रिएक्शन आप लोग देख रहे हैं, जो ये सारा का सारा फंडा HCl का है, ये हमारे NH3 के साथ जुड़ जाएगा, यहाँ पे हमारा NH4Cl बना देगा, ठीक है। तो ये तो हमारा फर्स्ट मेथड हो जाता है, सिंपल से रिएक्शन है, इतना तो आप लोग लर्न कर ही सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे हमारी सेकंड मेथड आ जाता है कि इसको हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे कि हमने फर्स्ट रिएक्शन पढ़ा, सेम फंडा वैसे ही है, लेकिन यहाँ पे हम इसमें कैसे प्रिपेयर करते हैं। जैसे कि इसमें हम अमोनिया गैस जो हमारी लिकर होती है, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, लाइम के साथ जब हम इसको रिएक्ट कराते हैं तो जो हमारी अमोनिया होगी, ठीक है, वो हमारी यहाँ पे लिबरेट होगी। लिबरेट मतलब अमोनिया यहाँ से क्या होगा, बाहर निकलेगा, लिबरेट होगा। तो अमोनिया के साथ जो मतलब ये वाली जो गैस बाहर निकलेगी, तो यहाँ पे हम अमोनिया को HCl के साथ रिएक्शन करा देंगे, तो यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, NH4Cl अमोनियम फ्लोराइड बन के तैयार हो जाएगा। फिर चलिए इसके हम प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये हमारे वाइट और कलरलेस क्रिस्टलाइन या फिर कोर्स पाउडर में होता है। क्रिस्टलाइन मतलब थोड़ा सा जो ठोस टाइप का होता है ना, जैसे क्रिस्टलाइन क्रिस्टल टाइप में होता है, और कलरलेस होता है, इसका कोई भी कलर नहीं होता है। कोर्स पाउडर मतलब कि जैसे कि थोड़ा सा खुरदुरा टाइप का होता है, ठीक है। एंड इट इज़ स्लाइटली हाइग्रोस्कोपिक ओडरलेस इनऑर्गेनिक सॉल्ट विद अ कूलिंग सलाइन टेस्ट। तो जैसे कि अगर हम इसको रख देंगे तो ये स्लाइटली हाइग्रोस्कोपिक होता है, मतलब कि ये पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है। ये हमारा ओडरलेस होता है, इसमें कोई भी ओडर नहीं होता है। बाकी ये हमारे इसका जो टेस्ट होता है थोड़ा सा सलाइन टेस्ट होता है, मतलब कि नमकीन सा होता है। बाकी ये हमारा फ्रीली सॉल्युबल होता है वाटर एंड ग्लिसरीन में, मतलब कि अच्छे से सॉल्युबल हो जाता है वाटर एंड ग्लिसरीन में। लेकिन ये हमारा स्पेरिंगली सॉल्युबल होता है अल्कोहल में, मतलब घुलेगा, लेकिन जैसे वाटर में घुल रहा है वो उस तरीके से अच्छे से नहीं घुलेगा। तो ये हो जाती है इसकी कुछ प्रॉपर्टीज, ठीक है। 3-4 पॉइंट है, लर्न कर सकते हैं आप लोग। बाकी इसकी हम केमिकल रिएक्शंस के बारे में चलिए देख लेते हैं। तो आप लोग एक चीज़ देख लीजिए कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन MOP एंड केमिकल रिएक्शन में क्या डिफरेंस है, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन में पढ़ा, तो आप लोग को जो भी कंपाउंड दिख रहा है, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड दिख रहा है, तो ये हमेशा इधर होगा, यानी कि हमको यहाँ पे हमको ये चीज़ पता है कि हमारी ये चीज़ इधर होगी, मतलब हमको ये चीज़ बनानी है, ठीक है, क्योंकि इसको हम प्रिपेयर कर रहे हैं ना मेथड ऑफ प्रिपरेशन में, अमोनियम क्लोराइड को यहाँ पे हम प्रिपेयर कर रहे हैं। लेकिन केमिकल रिएक्शन में क्या होता है कि जो चीज़ हमको बनी बनाई मिली है, मतलब कि जिसकी प्रिपरेशन हम कर चुके
चुके हैं, अमोनियम क्लोराइड की प्रिपरेशन कर चुके हैं, उसकी रिएक्शन हम किसी और के साथ करा दें, ठीक है। अब अमोनियम क्लोराइड जो है इसकी रिएक्शन हम यहाँ इसको प्रिपेयर थोड़ी कर रहे हैं, ये तो हमें बना बनाया मिल रहा है ना, तो इसकी रिएक्शन हम किसी और के साथ करा देते हैं। तो केमिकल रिएक्शन में ये केमिकल रिएक्शन और मेथड ऑफ प्रिपरेशन में ये डिफरेंस होता है, आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। तो केमिकल रिएक्शन में जब हम अमोनियम क्लोराइड को यहाँ पे हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं, मतलब कि जब हम NH4Cl अमोनियम क्लोराइड को जब हम वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये हमारा टूट जाता है किसमें, NH4OH प्लस H2O प्लस Cl नेगेटिव। यानी कि यहाँ पे हमारा NH4OH यहाँ पे हमको अमोनियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे हमको मिल जाता है, H2O हमारे यहाँ पे जो वाटर होता है निकल जाता है और Cl नेगेटिव आयन यहाँ पे हमको मिल जाता है। तो ये हो जाती है इसकी पहली रिएक्शन, जो जब हमारा अमोनियम क्लोराइड वाटर के साथ रिएक्शन करता है, ठीक है। अब सेकेंड में हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पे तो हाइड्रोलिसिस हो रही थी, अब यहाँ पे हमारा क्या होता है, डिकम्पोजिशन होता है। डिकम्पोजिशन यानी कि जब हम NH4Cl को जब हम इसको मतलब कि इसको जब हम ब्रेक डाउन कर दे तो ये हमारा NH3 प्लस HCl में फिर से कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि अमोनिया गैस एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड में फिर से हमारा मतलब कि कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि हमने शुरुआत किया था जिससे कि हमारा अमोनियम क्लोराइड बना था, वही चीज़ यहाँ पे हमारी डिकम्पोजिशन में आ जाती है। यानी कि हमने यहाँ पे एक चीज़ से दो चीज़ें कर ली। जैसे कि यहाँ पे हमने क्या किया ना कि यहाँ पे हमने यहाँ पे इन दोनों को मिला के अमोनिया गैस एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मिला के हमने यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड बनाया था। यहाँ पे हमने इसको डिकम्पोजिशन करके यहाँ पे हमने NH4Cl को यहाँ पे हमने तोड़ दिया अमोनियम गैस एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड में। तो ये हो जाती है इसकी केमिकल रिएक्शन। बहुत सिंपल है, आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब इसके हम एसे के बारे में बात कर लेते हैं। यानी कि इसमें हम एसे में क्या करते हैं ना, आइडेंटिफिकेशन करते हैं, यानी कि उसकी क्वांटिटी बताते हैं हम। तो इस एसे को हम किससे मतलब यहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, यहाँ पे हम इसको कैरिड आउट करते हैं किससे, एसिड बेस टाइट्रेशन के। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में आप लोग को क्या करना होता है इस टाइट्रेशन में कि यहाँ पे हमको लेना है 1 ग्राम ऑफ अमोनियम क्लोराइड, जिसको हमको 20 ml ऑफ डिस्टिल्ड वाटर में डिजोल्व कर देना है। यहाँ पे हम 20 ml पानी लेंगे, ठीक है, उसमें हम अपने 1 ग्राम ऑफ अमोनियम क्लोराइड को इसमें हम डिजोल्व कर देंगे, मतलब कि मिला देंगे। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे हमको मतलब कि 5 ml ऑफ न्यूट्रलाइज फॉर्मल्डिहाइड सोल्यूशन ऐड करना है। अब ये हमारा जो मतलब कि फॉर्मल्डिहाइड है, ये जो फॉर्मल्डिहाइड सोल्यूशन हम ले रहे हैं ये हमारा ऐसा लेना है जो कि हमारा पहले से न्यूट्रलाइज्ड हो। तो फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन हमने पहले से यहाँ पे करा रखी है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ठीक है। तो वही हमको यहाँ पे क्या लेना है, 5 ml ऑफ न्यूट्रलाइज फॉर्मल्डिहाइड हमको ऐड कर देना है 20 ml ऑफ डिस्टिल्ड वाटर में। तो अगेन यहाँ पे हमने पहले 20 ml पानी मिलाया था, उसके बाद हमने 20 ml फिर से बाद में मिलाया था, तो हमारा कितना हो गया, 40 ml पानी हो गया, ठीक है। बाकी इसमें 1 ग्राम हमने अमोनियम क्लोराइड लिया था और यहाँ पे हमने 5 ml फॉर्मल्डिहाइड न्यूट्रलाइज फॉर्मल्डिहाइड सोल्यूशन लिया था। तो मतलब कि हमारा लगभग जो पूरा जो सोल्यूशन होता है वो 45 से 50 ml तक बन जाता है। अब उसके बाद इसको हम पूरे सोल्यूशन को हम 2 मिनट तक रेस्ट पे रख देते हैं। उसके बाद इसको हम टाइट्रेशन जब मतलब कि जब कराते हैं स्लोली, तो इसमें हम जो हमारा ब्यूरेट होता है तो इसमें हम क्या फिल कर देते हैं 1N का 0.1 N सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसमें हम ब्यूरेट में फिल कर देते हैं और इन दोनों को आपस में टाइट्रेट मतलब किसके साइज की रिएक्शन कराते हैं। और यहाँ पे जो इंडिकेटर यूज करते हैं वो हमारा यहाँ पे हो जाएगा फेनोप्थिलीन। और उसके बाद हमको यहाँ पे जब पूरी रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी फिर हमको यहाँ पे एंड पॉइंट हमको मिल जाएगा, ठीक है। बाकी इसका ये फॉर्मूला होता है, इस पे आप लोग जो भी वैल्यू होगी आप लोग फॉर्मूला पे पुट करके निकाल सकते हैं, ठीक है। अब ये इसका हमारा ऐसे हो जाता है, ज़्यादा डिटेल्स में आप लोग को नहीं जाना है, ठीक है। अब ये जितना भी लिखा हुआ है इतना पढ़ लेंगे आप लोग, सफिशिएंट हो जाएगा आपके लिए। फिर चलिए फिर इसके लास्टली यूजेस के बारे में बात कर लेते हैं। अब इसके यूज़ के बारे में बात करें तो ये हमारा बेसिकली एसिडिफायर्स की तरह यूज़ होता है, जो कि हमारे एक्लोरहाइड्रिया या फिर हाइपोक्लोराइड्रिया को ट्रीट करने में हेल्प करता है। और इसको कई जगह पे हम फर्टिलाइजर्स की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। बाकी इसमें हम कफ प्रिपरेशन में इसको हम यूज़ करते हैं एज ए एक्सपेक्टोरेंट्स, मतलब कि जैसे खांसी वगैरह की जो दवाइयाँ होती हैं उसमें भी हम एसिडिफायर्स का यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे कुछ सारी चीज़ें हो जाती हैं हमारी अमोनियम क्लोराइड के बारे में। तो ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल था। अब यहाँ पे हमारा सेकंड एग्जाम्पल आ जाता है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब इसका जो मोलिकुलर फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है डाइल्यूट HCl। मोलिकुलर वेट इसका होता है 36.46 ग्राम पर मोल। अब जैसे कि ये ज़्यादा लॉन्ग में तो आता नहीं है, तो जैसे आएगा भी तो अगर शॉर्ट में आएगा तो मतलब इतना आप लोग सफिशिएंट पढ़ लेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन, इसको हम प्रिपेयर कैसे करेंगे, तो इसकी रिएक्शन हमारी यहाँ पे आ जाती है।
और जैसे कि रिएक्शन के नीचे, हर रिएक्शन के नीचे जो भी हमारा कंपाउंड है उसकी लेबलिंग आप लोग ज़रूर करिएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे ऊपर लिख दिया था तो मैंने नीचे मेंशन नहीं किया है। तो यहाँ पे इसको आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे H2SO4 जो हमारा सल्फ्यूरिक एसिड है उसको रिएक्ट कराना है सोडियम क्लोराइड के साथ, NaCl के साथ इसकी हम रिएक्शन करा देंगे। तो यहाँ पे जो हम NaCl सोडियम क्लोराइड की रिएक्शन हम H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराते हैं तो यहाँ पे हमको HCl मिल जाता है, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिल जाता है। अब वो हमको मिला कैसे, तो यहाँ से हमारा ये मिलता है, यहाँ से हमारा ये हो जाएगा और यहाँ से हमारा ये हो जाएगा और ये आपस में जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा HCl और यहाँ पे मतलब एक H यहाँ से हम लेते हैं तो एक H और यहाँ का Cl, ये Cl बना देगा। उसके बाद ये हमारा Na, यहाँ पे Na आ जाएगा और एक H बचा है तो एक H इधर आ जाएगा और ऐसे 4, ये हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाता है और ये हमारा यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमको यहाँ पे मिल जाता है। अब इसकी हम कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये हमारा क्लियर, कलरलेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिडिक सोल्यूशन होता है एंड इसका जो मतलब कि ऑर्डर होता है ये हमारा परजेंट होता है, ठीक है। एंड ये हमारे बेसिकली सॉल्युबल होते हैं वाटर एंड अल्कोहल में, इजीली हमारे सॉल्युबल हो जाते हैं। और इसकी एक छोटी सी केमिकल रिएक्शन ये हो जाती है कि जब इसको हम पानी के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये हमें क्लोराइड आयन देता है, ठीक है। या HCl को जब वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ये हमारा H3O बन जाएगा और ये हमारा क्लोराइड आयन, मतलब कि हमको क्लोराइड आयन हमको दे देता है। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हो जाती है। इसके यूज़ के बारे में देख लेते हैं। तो इट इज़ यूज एज एसिडिफायर्स, मतलब कि ये हमारे एसिडिफायर्स की तरह यूज़ होता है। जिसको हम एक्लोराइड या फिर हाइपोक्लोराइडिया में यूज़ करते हैं, इसको ट्रीट करने में हेल्प करता है, यानी कि जब हमारे स्टमक में एसिड की कमी हो जाती है तो उसको बढ़ाने का काम करता है। एंड यूज्ड एज फार्मास्यूटिकल एड्स और सॉल्वेंट्स, यानी कि कोई भी प्रिपरेशन वगैरह होती है फार्मास्यूटिकल तो उसमें हमारे बेसिकली HCl बहुत जगह यूज़ होता है, यानी कि थोड़ा बहुत HCl मिलाया ही जाता है, ठीक है, एज अ सॉल्वेंट और एड्स। तो ये सारी चीज़ें आई होप आप लोग को समझ में आ गई होंगी। तो ये इसकी कुछ 2 एग्जांपल्स थे। अमोनियम क्लोराइड वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो वो आप लोग बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। तो आई होप आप लोग को वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो आप लोग कॉमेंट ज़रूर करिएगा और अगर कोई भी डाउट होता है आप लोग को इस वीडियो से रिलेटेड या फिर बाकी वीडियो से रिलेटेड, आप लोग कॉमेंट सेक्शन में बेशक पूछ सकते हैं। बाकी इसके जो नोट्स वगैरह होंगे आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर फ्रीली मिल जाएंगे, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल क्विक फार्मा।